मेहरबान कदरदान साहिबान, ये वीडियो सीएस प्रोफेशनल के बच्चों के लिए है क्योंकि अब वो पेपर आने वाला है जिसका आप में से काफ़ी सारे बच्चों को डर लगता है। उसका नाम है एडवांस टैक्स। तो फाइनली आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि एक दिन पहले आपको उस पेपर को कैसे पढ़ना है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपने कोई अपना टाइम टेबल बनाया है तो उसको फॉलो करें, नहीं बनाया तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सीएस प्रोफेशनल के सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने एंड समझे कि एडवांस टैक्स एक दिन पहले हमें कैसे पढ़ना है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे नु की हाल चाल जी? वधिया हो, तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया। बच्चा कह रहा है सर मत पूछो सर। क्या मत पूछो, कोई बात नहीं, एडवांस टैक्स का पेपर आ गया तो टेंशन वाली बात थोड़ा यार। और टेंशन बिल्कुल भी लेनी। देखो अब जो पेपर हो चुके हैं मेरे हिसाब से बढ़िया हुए हैं, नहीं हुए तो भी उसको छोड़ दो। और ना दिमाग में वही फोकस लेके चलना, अगर रैंक का टारगेट है तो रैंक का टारगेट ही लेके चलना है अपने, और आपका रैंक पक्का आएगा। तो जिनको लग रहा है ना कि ये पेपर बढ़िया नहीं हुआ, नंबर कटने के चांस है, छोड़ दो उनको सर। आपने अपना बेस्ट दे दिया, काम खत्म। तो हर पेपर में बस आपने अपना बेस्ट दे के आना है। रिजल्ट की टेंशन आपकी नहीं है, आपका काम सिर्फ यह है कि एग्जाम दे के आना, अपना 100% बेस्ट देना, बस काम खत्म होती है जी। ठीक है जी। अच्छा अब सुना ध्यान से। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर आपको पता है 24 तारीख को हमारा एडवांस का पेपर है, अब इतना सारा सिलेबस है तो कैसे पढ़ेंगे। तो जितने बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि एक दिन पहले कैसे पढ़े, थोड़ा सा मैं उनको बता दूं, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं कि एक दिन में कंप्लीट एडवांस टेक्स्ट कैसे पढ़े, तो मैं आपको बता देता हूँ जी। इधर सुना ध्यान से, थोड़ा सा मैंने टाइम टेबल बनाया है, उस वे में आपको पढ़ के चलना है जी। अब अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, लास्ट रिवीजन आपने कैसे करनी है। देखो आपने पहले बहुत कुछ पढ़ा होगा, बट मेन क्या कि एक दिन पहले आप जो भी पढ़ोगे ना, कई बार वो एग्जाम के अंदर तुरंत क्रैक कर जाता है। तो अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो जो बच्चे तीनों ग्रुप दे रहे हैं वो शाम को 5 बजे अभी एग्जाम दे के आए होंगे, उनके पास सिर्फ इतना टाइम है कि कल 2 बजे हमारा एग्जाम है, उसके बीच में आपने कैसे पढ़ना है। कई बच्चों को छुट्टी मिली होगी तो उनकी तैयारी चल रही होगी। अब मैं लेके चल रहा हूं कि जो बच्चे तीनों ग्रुप दे रहे हैं तो 5 बजे के बाद आप कैसे पढ़ोगे, वो सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब सबसे पहले तो आप ये समझो, अगर मैं जीएसटी की बात करूंगा, इनकम टैक्स की बात करूंगा, कस्टम की बात करूंगा ना, ये बात ध्यान देना कि जो भी क्लास में अपने नोट्स बनाए हैं, चाहे मुझसे क्लास ली है चाहे कहीं और से क्लास ली है, जो भी अपने क्लास में नोट्स तैयार किए वो नोट्स आपने 100% एक बार जरूर आपने रिवाइज करने हैं। और जो आईसीएसआई के प्रैक्टिस मैनुअल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको हाईलाइट करवाए थे, अगर वो हो चुके हैं फिर तो रहने दो, बट जिन जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही थी ना, वो क्वेश्चंस भी एक बार आपने जरूर देखने हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने आईसीएसआई का प्रैक्टिस मैनुअल नहीं देखा ना, आप मेरे से पेपर के बाद बोलोगे सर गलती हो गई बहुत बड़ी। तो मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर अभी भी नहीं देखा, सारे क्वेश्चन नहीं देख पा रहे, तो कम से कम जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाए थे वो देख लेना। अगर किसी बच्चे को नहीं पता, वो टेलीग्राम चैनल पे है, और मैं इतना करूंगा दोबारा से टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। मैं दोबारा टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जो जो क्वेश्चंस आपके हो चुके उसको छोड़ दो, जिन क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है वो क्वेश्चन आपने दोबारा देखने हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, 100% नोट्स आपने पढ़ने हैं। कोई बेरेक्टअप नहीं उठाना, कोई मेन बुक नहीं उठानी, जो भी क्लास नोट्स है ना आपने सबसे बस वहीं से रिवीजन करनी है, कोई बुक आपने भी नहीं उठानी। उसके बाद अब कुछ टॉपिक ऐसे मैंने यहां पे लिखी हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको लगता है ना कि सर हमें ना टॉपिक बता दो कि टॉपिक हम कौन कौन से करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो ये टॉपिक ऐसे हैं कि आप कुछ भी कर लो आप इसको इग्नोर नहीं करोगे। और कल के पेपर में मैं आपको दिखा दूंगा, काफी सारे क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 100% इसके अंदर से कवर होगा, बट हाँ काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको इसके अंदर से देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार फटाफट से अगर आपको टॉपिक देखना है तो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं जी। जीएसटी में सप्लाई का चैप्टर हो गया, कॉम्पोजिशन लेवी वाला सेक्शन नंबर 10 कॉम्पोजिशन लेवी वो चैप्टर हो गया, आईटीसी विद रूल्स हो गया, और साथ में ऑब्वियस सी बात है पेमेंट वाला चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। तो आईटीसी प्लस में पेमेंट ये वाला चैप्टर हो गया। उसके बाद एग्जामिशन, जो मैंने इंपॉर्टेंट एग्जामिशंस मार्क करवाई हैं वो भी आपको एक बार रीड करके जानी है। फिर टॉपिक आपका हो गया रिवर्स चार्ज वाला, रजिस्ट्रेशन का टॉपिक हो गया, ई इनवॉइस वाला टॉपिक हो गया, क्यूआरएमपी की स्कीम हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, और रिफंड का चैप्टर। ये टॉपिक ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप कुछ भी छोड़ के जा सकते हो बट इनको छोड़ के नहीं जा सकते। रिवाइज मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपने सारा का सारा 100% करना है, बट ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपने बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करने हैं, इनके क्वेश्चंस भी आपने देख के जाने हैं, बस ये बात ध्यान दो जी। अब बच्चा कह रहा है टाइम नहीं है सर, टाइम तो देखो निकालना पड़ेगा ना। एक बात बताओ, जब हम पढ़ते थे सीए फाइनल के अंदर तो हमें तो छुट्टी बीच में मिलती नहीं थी।
और जो बच्चे 9 पेपर दे रहे हैं उनको भी छुट्टी मिलती नहीं। तो आपके और मेरी सिचुएशन सेम थी, बट हमने पूरा डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ा, 3000 पेज की बुक थी, बट हमने क्या किया, उसके नोट्स बनाए हुए थे, क्वेश्चन हाईलाइट किए हुए थे। तो वही सेम आपके साथ भी है। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ना अभी वीडियो खत्म नहीं हुई और सुन के जाना, क्योंकि सबसे मेन पता है पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि मेरे को नहीं पता पेपर कल कैसा आएगा। क्या था, बहुत मुश्किल पेपर बने, बहुत मुश्किल बने, तो भी हमें अटेम्प्ट करना है, अपना बेस्ट दे के आना है, क्योंकि अगर मुश्किल है वो सबके लिए है। ऑलवेज ये बात सोचना कि अगर मुश्किल पेपर बना है तो वो सबके लिए मुश्किल बना है, हमारे लिए नहीं है, तो मार्किंग भी वैसी होगी। और अगर आसान बना है तो भाई साहब इतना बेस्ट हम उसको प्रेजेंटेशन करके आएंगे कि वो नंबर काट ही ना सके। और अगर एवरेज बने तो भी हमें काम रहना है, मतलब हमें तीनों सिचुएशन में काम रहना है। पेपर कैसा भी बने हमें अपना बेस्ट दे के आना है, काम खत्म जी। ये नहीं कि वहीं पे एकदम पैनिक हो गए, ये कहां से बन गया, वो कहां से बन गया, ये बेकार की बातें मत करना। आपका करियर है, करियर से खिलवाड़ मत करना। जो जो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं वो करते रहना। ये नहीं कि बिना बात के बाद दिमाग खराब करके बैठ जाओ। और इतनी मेरी गारंटी है कि अगर पेपर 100 नंबर का है तो 50 से 60 नंबर क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको 100% आते होंगे, इतनी मेरी गारंटी है। तो 40 नंबर देख के आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना। और अगर 50 नंबर 60 नंबर सही से कर लिए, आपको गारंटी दे रहा हूं वो 40 नंबर भी आपको आ जाएंगे। बट अगर स्टार्टिंग से आपने दिमाग पैनिक कर लिया तो फिर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तभी बच्चे घबराते हैं कि हाई पेपर एडवांस टेक्स्ट आ गया, हाई पेपर, कुछ भी नहीं है सर। आराम से करोगे सब बढ़िया होगा। अब डीटी में कौन कौन से टॉपिक है, एक चैप्टर आपका है ट्रांसफर प्राइसिंग का, उसमें टीपी के अंदर एक प्रोविजन है रोल बैक वाला, याद है ना, रोल बैक प्रोविजन जो हमने क्लास में किया था। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, कप मेथड हो गया, रीसेल प्राइस मेथड हो गया, इसको अच्छे से देख लेना चाहिए। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन और एसोसिएटेड एंटरप्राइज, जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज होते हैं उनकी डेफिनेशन, ये कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैट में बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन, कार एंड सार में डिफरेंस के, डिविडेंड के टैक्सेशन हो गया, गिफ्ट के टैक्सेशन हो गया, बायबैक हो गया। ये कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जो डीटी के अंदर इंपॉर्टेंट है। बाकी पोयम कॉन्सेप्ट भी है, एएमटी भी है, करना आपने सब कुछ है। मैं दोबारा कह रहा हूं, रिवाइज आपने सब कुछ करना है, बट ये टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। और अगर मैं कस्टम की बात करूं, कस्टम के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर हो गया, ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, बैगेज हो गया और वैल्यूएशन हो गया। अब कई बार बच्चा कहता है सर एग्जाम में ना केस स्टडी आती है, तो केस स्टडी के अंदर अगर आपको केस स्टडी का नाम याद नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो आपने जरूर लिख के आना है। मतलब ऐसा नहीं है कि केस स्टडी का नाम याद करना जरूरी है, क्योंकि जो भी वो केस स्टडी बनेगी वो किसी ना किसी प्रोविजन के बेस पे बनेगी, तो प्रोविजन आपने जरूर लिख के आना है जी। तो बस ये मेन बात ध्यान देना कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देख के घबरा जाओ, यार समझ ही नहीं आ रहा। अरे प्रोफेशनल के अंदर हो यार, सिंपल सी बात। आप ये तो उम्मीद करोगे ना कि पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर देखा हुआ नहीं मिलेगा, फिर आप 11वीं 12वीं के बच्चे नहीं हो। आपको थोड़ा अपना माइंड लगाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा वो किस प्रोविजन से रिलेटेड है। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं बनेंगे कि हाँ भाई सीधा क्वेश्चन ये बुक में देखा और वही सेम क्वेश्चन बन गया, फिर आप प्रोफेशनल की शिर के बनोगे। तो सिंपल सी बात है, जो भी आपने क्लासेस के अंदर पढ़ा, जो भी क्वेश्चंस आपने किए, फाइनली अब वो अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। कहता है ना शाहरुख खान का डायलॉग है कि अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपने कैसे खेलना है, आप मुझे बताओगे कि अब क्या करना है। क्योंकि हमने अपना पूरा हार्डवर्क क्लासेस में कर लिया था, रिवीजन क्लास में कर लिया, हमारा सारा काम हो चुका है। वो आपके अंदर है कि आपने अब कैसे उसको अप्लाई करना है जी। तो आप मुझे बताओगे कि कल हम सर इतना बढ़िया खेल के आएंगे, अपना बेस्ट दे के आएंगे, जो बेस्ट हमने नहीं दिया उससे भी बेस्ट हम दे के आएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। अब देखो जी, एग्जाम आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले अगर कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है या प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर सेक्शन नंबर याद है तो आपने जरूर लिख के आना है। बट अगर नहीं याद आ रहा, कंफ्यूजन है, तो मत लिख के आओ, नंबर पूरे पूरे कट सकते हैं। तो बेटर यह है कि अगर याद है तो लिखो, नहीं याद तो मत लिखो। बट हाँ, छोटे छोटे पैराग्राफ आप लिख के आओ, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने। नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग होनी चाहिए, पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए। कुछ अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको लग रही हैं उसको आप अंडरलाइन करके आओ। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे, फॉर एग्जांपल कोई भी, चाहे वो वैल्यूएशन का हो, चाहे वो आईटीसी हो, तो जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे उसकी प्रेजेंटेशन जो होगी वो टेबल बेस होगी। मतलब आपको ना ऐसे टेबल बना के आनी है, ये बात ध्यान देना सर। उसमें 1 मिनट लगेगा, स्केल आपके हाथ में होगा, तो आप बीच में टेबल बना दो, उससे प्रेजेंटेशन और अच्छी बनेगी। और जो भी आप प्रेजेंटेशन देख के आ रहे हो, हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के वर्किंग नोट्स बने होने चाहिए। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, ये आप जरूर करके आओगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे जी। मतलब मैंने क्या बोला, आपको ये सोचना है कि हम ये सीएस बनने वाले हैं, इसके बाद हमें ऐसी प्रेजेंटेशन देनी है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो अपने बेस्ट प्रेजेंटेशन देनी है, बस ये बात ध्यान देना। और उसके बाद सबसे पहले आप जीएसटी अटेम्प्ट करोगे,
फिर आप कस्टम देख लोगे, फिर आप इनकम टैक्स पे आओगे, या जो भी आपको इजी लग रहा है उस टाइम पर आप वैसे करोगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस करते रहो। ये नहीं है कि हाँ भाई हाँ, बट जो भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे उसके सीक्वेंस में करना है। भाई अगर क्वेश्चन नंबर 6 आपने स्टार्ट किया, उसके 3 पार्ट हैं, तो वो तीनों पार्ट आपने एक साथ करने हैं, एग्जाम को घुमाना नहीं है। हाँ 6 के बाद 4 कर सकते हो, 6 के बाद 3 कर सकते हो, बट 6 के जो पार्ट्स होंगे वो सारे एक साथ करने हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि पेपर में क्वेश्चन कौन सा इजी है, पहले वो स्टार्ट करेंगे, उसको अच्छे ढंग से करेंगे और अपनी बेस्ट प्रेजेंटेशन आपने देके आनी है। ठीक है जी। तो बस एक दिन में अब आप ये टारगेट लेके चलो कि अगर 5 बजे के बाद है तो आज अपना ये टारगेट ले लो कि आज रात को ना, मतलब अभी अभी का टाइम आप ये भी कर सकते हो कि इनकम टैक्स और कस्टम अभी रिवाइज कर लो, ताकि सुबह उठ के पूरा का पूरा आप जीएसटी रिवाइज करो। क्योंकि होगा कि सुबह सुबह तारा तारा जीएसटी पड़ा होगा, एग्जाम के अंदर जाओगे जीएसटी के प्रोविजन दिमाग में होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर मेरा एग्जाम होता तो मैं यही करता कि पहले मैं करता इनकम टैक्स आज ही, कस्टम करता आज ही, और कल सुबह सुबह उठ के मैं स्टार्टिंग कर देता जीएसटी की। ठीक है। तो अगर कोई बच्चा कहना कि पहले क्या करें, तो पहले आप इनकम टैक्स और कस्टम आज टारगेट पूरा कर लो, फिर कल सुबह से लेके 12:30-1 बजे तक जब भी आप पढ़ोगे पूरा अपना जीएसटी रिवाइज कर लो, और मेरे ख्याल से 6 घंटे में पूरा जीएसटी रिवाइज हो जाएगा जी। ठीक है ना। और अब यूट्यूब पे कोई क्लासेस मत देखो, वहां मत भागो, अब नोट्स ही काम आएंगे। जो प्रोविजन ध्यान नहीं आ रहा सिर्फ उसको देखने के लिए जाओ, बिना मत के यूट्यूब पे मत भागना, टाइम वेस्ट होगा 100%। ये नहीं कि पूरा पूरा लेक्चर देखने के लिए बैठ गए, अब वो टाइम नहीं है, जो देखना था वो आपने देख लिया। ठीक है। अब जो भी आपके नोट्स है ना उससे सही ढंग से पढ़ो, जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा उसको फिर आप देखने के लिए जा सकते हो, अदरवाइज वहां पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। मेरी बातें समझ में आती हैं। और बस मैं लास्ट में ये बोलूंगा यार, अपना बेस्ट दे के आना। मैं 100% कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता एग्जाम कैसा आएगा सर, गट फीलिंग क्या कह रहे हैं, गट फीलिंग ऑब्वियसली बात है, प्रोफेशनल एग्जाम है तो ये तो नहीं होगा कि हाँ भाई वो सीधे सीधे क्वेश्चन दे देंगे, बट मैं कह रहा हूँ कैसा भी बनेगा हम इसको अटेम्प्ट करना है, बेस्ट अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जो हमने तैयारी की है वो अच्छे लेवल की तैयारी की है। और अगर उस लेवल से आप अटेम्प्ट करके आओगे, नंबर देखना बहुत बढ़िया बनेंगे, और जो बच्चे जो टारगेट लेके चल रहे हैं उनका टारगेट भी पूरा होगा जी। बस पेपर में पैनिक नहीं होना, पेपर में घबराना नहीं है, जैसा बनेगा उसको हम अच्छे ढंग से अटेम्प्ट करके आएंगे, जो जो हमें आता है पहले वो करेंगे, फिर बाद में सारे करेंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि पेपर हम पूरा 100 नंबर का करके आएंगे जी। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो अपने करियर से खिलवाड़ नहीं करना, वहां कोई पैनिक नहीं होना, माइंड कूल रखना है, माइंड काम रखना है, और अपना बेस्ट हमने बस ये दे के आना है, बस ये बात ध्यान दो जी। मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का। चलो जी, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, आपके एग्जाम के बाद मिलते हैं, और कोई पेपर की डिस्कशन नहीं होगी। मुझे पेपर के आंसर मत मांगने लग जाना जी, मैं दूंगा ही नहीं जब तक पूरे के पूरे 9 पेपर नहीं होंगे। उससे पहले कोई आंसर की डिस्कशन नहीं, कोई कुछ नहीं। जो आपने किया वो बेस्ट किया, आप भी किससे डिस्कस नहीं करोगे, जो आप करके आ चुके बेस्ट करके आ चुके हो। ठीक है। अगले पेपर की तैयारी करना आते ही ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर एडवांस टेक्स्ट पेपर, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट कि आप बहुत जल्दी सीएस बनने वाले हो, और जो ग्रुप दे रहे हैं वो ग्रुप आप निकालने वाले हो। ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।